जिसको रिलेट किया है, हमने देखा है मनोवै श्रुतस। मनोवै श्रुतस हमने पढ़े हैं। मनोवै श्रुतस क्या है कि मन का वहन करने वाले, मन के अंदर जो भी है उनका वहन करने वाले श्रोतस मनोवै श्रुतस की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर आप अपने मन को देखिए, मन में क्या क्या चीजें आती हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मन में सबसे ज्यादा आता है हाइपोथैलेमस। पॉन्स, मेडुला, ये आते हैं। पॉन्स है, मेडुला पोर्शन है हमारे ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे मनोवै श्रुतस में आते हैं। क्योंकि हमारे स्ट्रेस सेंटर, हमारे लाफिंग सेंटर, हमारा ब्रोकाज एरिया जो कि बोलने के लिए जरूरी होता है, ऐसे कई जो एरियाज हैं, एरिया 32, एरिया 52 जो ब्रेन की कोडिंग की गई है कि ये एरिया स्पीच के लिए, एरिया इसके लिए है, ये एरिया आपके इमोशंस के लिए है। तो इस प्रकार से वो सारे सेंटर मोस्टली हमारे हाइपोथैलेमस में देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है। पॉन्स में श्वास कांस से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो सोचिए कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टारगेट ऑर्गन को जाके स्टिमुलेट करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर जाकर के कार्य करते हैं। टारगेट ऑर्गन से जाकर के कहते हैं कि भाई मैं आ गया हूं, अब तुम मेलानिन बनाना शुरू कर दो, अब तुम फैट बनाना शुरू कर दो, अब तुम मेलानिन के पिगमेंटेशन को कम कर दो, अब तुम ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा दो। ये सारी चीजें कह करके वो काम कराते रहते हैं। बट पिट्यूटरी से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं ज्यादातर, उनके लिए रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर हमारे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो यदि आप देखें तो एक ऐसा वे तैयार हो रहा है जिसमें एक ऐसा ट्रैक तैयार हो रहा है जिसमें हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी रेगुलेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स को, जिसमें एडिनल ग्लैंड्स आ गया, आपका थायराइड ग्लैंड आ गया, ओवरीज आ गई, एंड सो मैनी ग्लैंड्स। नाम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा काफी। जो मेजर मेजर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए आप। अभी कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से स्ट्रेस में है, आपको मैं पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको गौर करिएगा, क्योंकि ये हम अपनी डायग्नोसिस में या पेशेंट से पूछना भूल जाते हैं। अति चिंतनात करके हमारे आचार्यों ने बोला है। चिंता, शास्त्र चिंता, स्वास्थ्य चिंता, पारिवारिक चिंता, ये अनेक प्रकार की चिंताएं होती है जो एक मानसिक विकार का रूप ले लेती हैं। शोक, भय, क्रोध, विमर्श, अमर्ष करके कई प्रकार के मानसिक रोगों का रूप ले लेती हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन से अवचेतन मन में स्थापित होने लगती है। एक लंबा समय जब बीत जाता है तो पेशेंट को यही नहीं मालूम होता
कि मुझे कोई टेंशन है, आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन है या नहीं है, कोई चिंता है, पेशेंट कहता है नहीं है साहब, क्योंकि वो उस चीज का आदी हो जाता है, उसे आदत लग जाती है उस टेंशन की, उस चिंता की। जब वो उस चीज का आदी हो जाता है तो उसको ये महसूस ही नहीं होता कि उसे कई समय से स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से उसके हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स पर प्रेशर पड़ रहा है। उसका हाइपोथैलेमस जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। जब पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं कर पाएगी नॉर्मल स्थिति में, जिसको अभी मैंने बोला कि सारी चीजें साम्यावस्था के सिद्धांत पर आधारित हैं, तो वो साम्यावस्था यानी बैलेंस, सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो स्थापित नहीं कर पाएगी खुद का और अन्य ग्रंथियों का, जिसमें से एडिनल ग्लैंड आ सकती है, थायराइड ग्लैंड आ सकती है, ओवरी ग्लैंड, ओवरीज आ सकती हैं, प्रोस्टेट आ सकती है, एंड सो मैनी ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, मान लीजिए, तो फिर वो टीएसएच ज्यादा सीक्रेट कर देगी। टीएसएच ज्यादा सीक्रेट करेगी, थायराइड से प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएगा। थायराइड से प्रॉपरली वर्क, टीएसएच ज्यादा सीक्रेट होगा तो T3 T4 कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी डिजीज उत्पन्न होने के चांस मिलेंगे। एक रीजन ये भी हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि चिंता की वजह से रोगी के खान पान में दो बदलाव आते हैं, या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है या फिर वो बहुत ज्यादा खाता है, टुकड़ों में खाता है। वर्ल्ड में रिसर्च पेपर ये प्रूफ कर चुके हैं कि स्ट्रेस होने की वजह से मल्टीपल टाइम्स कार्विंग बढ़ जाती है। रोगी को यही एहसास नहीं होता कि उसको एक्चुअल में भूख लगी है, एक्चुअल में वो कार्विंग है या नहीं है, बस वो खाता रहता है और ये उसकी हैबिट में आ जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो स्रोतस हैं, उन स्रोतसों में अवरोध होने की वजह से उस व्यक्ति को अतिस्थौल्य या हाइपरथायराइडिज्म या मधुमेह जैसे रोग होने लगते हैं। तो आपको जब भी अपनी डायग्नोसिस बनाया तो एक बार मनोवैज्ञानिक स्रोतों के बारे में भी उस रोगी से चर्चा करके देखें। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी ओवरी से रिलेटेड। सबसे फेमस डिजीज है पीसीओडी या फाइब्राइड। यहां भी वही सिस्टम है कि हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डेवलप होता है। यहां पर डेवलप हुआ था हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। तो एक जाल टाइप का बन गया, एक वायर टाइप का बन गया है, वो वायर से करंट दौड़ रहा है और जाकर के वहां पर बल्ब जल रहा है, ये समझ लीजिए। तो इसकी वजह से भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से पहले वहां पर एक कंडीशन पैदा होती है जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक एडिनोमायोसिस करके ऐसे एक वर्ड आता है, वो, हाँ, एडिनोमायोसिस ही बोलते हैं। देन फिर वो जाकर के कन्वर्ट होती है पीसीओडी में या फाइब्रॉइड में, पीसीओडी या फाइब्रॉइड में। तो आपको रोगी को, ऐसे रोगियों को स्पेशली जो थायराइड और पीसीओडी से रिलेटेड है, उन रोगियों को स्पेशली आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करने को जरूर बोलना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट में आप मेडिटेशन रखेंगे ही रखेंगे, मेडिटेशन रखेंगे। अब दूसरा ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा स्रोतो शोधन, स्रोतस अवरोध को तोड़ना, स्रोतो शोधन। स्रोतो शोधन के लिए कॉपर वाली औषधियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं। उष्ण जल बहुत अच्छा माना जाता है। शुंठी, पिपली, मरिच जो तीक्ष्ण गुण वाली औषधियां होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं।
अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो उपलब्ध है उससे काम करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई कांचनार गुग्गुलू देता है पीसीओडी में या थायराइड में तो मैं भी दूं। नहीं, नहीं देना हमें, हमें नहीं देना, हम दूसरी यूज करेंगे, हमारे पास नहीं है तो ये एक्चुअली में कफज व्याधि है, हाइपोथायरॉयडिज्म, अग्निमांद इसमें होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको दोष विपरीत चिकित्सा करनी होगी। पीसीओडी रस धातु क्षयजन्य व्याधि है, तो रस धातु पर आपको वर्क करना पड़ेगा, रस धातु के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, शुद्ध रस धातु का निर्माण करना पड़ेगा, आम दोष का पाचन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको वहां पर करनी है जिससे आप पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ट्रीट करने में सफल हो सकते हैं। मैंने भी अपने ट्रीटमेंट में इन्हीं चीजों को प्रयोग किया, तभी जाकर के मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मनोवैश्रोतस का काम तो होता है, मनोवैश्रोतस का रिजल्ट तो मिलते हैं। पेशेंट अपनी हिस्ट्री में आकर के बताता था कि साहब आज से, जब मैं पूछता था कि सर आप जो ज्यादातर फीमेल्स आती हैं हाइपोथायराइडिज्म को लेकर के, मैं पूछता था लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में जाकर के, लॉन्ग हिस्ट्री उस पेशेंट की लेते थे, बहुत पास्ट हिस्ट्री में जाते थे। हम पूछते थे आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी बात जो दिमाग में रखी रह गई हो, जिसको आप कहने से डर रहे हो, आप मेरे से शेयर कीजिए। रोगी तुरंत कहता था नहीं साहब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब उससे पूछते थे आज नहीं, 2 साल, 10 साल, 4 साल पहले कभी कुछ घटना घटी हो, तब वो बताते थे कि ऐसे इनकी नौकरी चली गई थी, या ये हो गया था, घर में ऐसी समस्या हो गई थी, तो थोड़ा हम स्ट्रेस में रहे थे। तो फिर उनसे पूछा कि वो समस्या कितने दिनों में ठीक हुई, उन्होंने कहा 2 साल, 3 साल में ठीक हुई। फिर उनसे पूछा कि वो समस्या जब इतने समय में ठीक हुई तो क्या आप तब तक उस टेंशन में ही बने रहे? तो उनका कहने का ये अर्थ आया कि नहीं सर, टेंशन में नहीं, धीमे धीमे आदत पड़ गई। वही चीजें हैं कि व्यक्ति अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं के साथ जीना सीख लेता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इरेगुलेट कर रही होती हैं। तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग बहुत दमदार तरीके से करनी है। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तो समस्या तो पैदा होगी ही। इसी प्रकार से अतिक्रस, ये भी रीजन है हमारे हाइपरथायराइडिज्म का। मनोवैश्रोतदृष्टि यहां भी देखने को मिलेगी आपको। अतिक्रस के कुछ लक्षण बताए गए हैं। शुष्क स्फेग्रीवो, धमनी जाल संतता, तगस्थि शेषो अतिक्रशा, स्थूल पर्वो नरोमृता। कहां कहां पर से फैट कम होने लगेगा? उसे बटॉक्स से फैट कम होने लगेगा, उसके एब्डोमेन से, उसकी गर्दन से, उसके संपूर्ण शरीर की वेन्स उसके शरीर पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को अतिक्रश जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रहण चिकित्सा की विशेष आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता होती है। व्यायाम अति सौहित्यम क्षुत पिपाशा औषधम कृशो न सहते तद्वित शीतोष्ण मैथुनम, प्लीहा काश क्षय श्वासो गुल्म अर्श उदराणी चा, कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश घृणिगता। अतिक्रस्ता के दोष बताए कि जो व्यक्ति क्रश हो जाता है उसको क्या चीजें, समस्याएं शरीर में आने लगती हैं। वो ज्यादा ठंडी चीजों को सहन नहीं कर सकता। क्यों? उसकी बॉडी में फैट कम होता है, तो फैट इंसुलेशन का काम करता है, हीट को बाहर निकलने से रोकता है ताकि बॉडी वार्म रहती है। ज्यादा गर्म चीजों को सहन नहीं कर सकता। सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं सहन कर सकता, लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकता, सेक्सुअल ड्राइव उसकी लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति को स्प्लीनोमेगाली होने के चांस होते हैं, उसको खांसी होने के चांस होते हैं, उसको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं, उसको क्षय रोग, शरीर में सप्त धातुओं के क्षय होने के चांस होते हैं, श्वास के चांस है, गुल्म है, अर्श है, उदर रोग और गृहिणी जैसे रोगों के
होने के चांस होते हैं। अब अतिग्रस्त की चिकित्सा क्या करनी चाहिए हमें? अतिग्रस्त की चिकित्सा करने के लिए हमें ब्रहण कर्म करना है। ब्रहण कर्म करने के लिए आहार पर सबसे ज्यादा डिपेंड किया जाता है। औषध से ज्यादा आहार, औषध से ज्यादा आहार और दिनचर्या। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया अष्टनीति अध्याय में कि 8 प्रकार के यहां पर जो रोग बताए गए हैं वो रोग एक्चुअल में हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड रोग है। हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में यहां पर बात की गई है। बाकी हम कल मिलेंगे सुबह इसी चैप्टर को आगे डिस्कस करते हुए। अति स्थूल अतिकृष्ण को और डिटेल में समझेंगे, अलोम को, अतिलोम को, अतिगौर को, अतिकृष्ण को, जो अष्टनिंदती है जो बोले हैं उन पे और डिस्कस करेंगे कि इनके क्या ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं और एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट हमने प्रयोग किए अपनी प्रैक्टिस में। तब तक के लिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आप भी चरक संहिता को रोज पढ़ते रहिए, चाहे 2-2 श्लोक पढ़िए, श्लोकों के अर्थ समझिए, उन अर्थों को और गहन जो कहते हैं ना चिंतन करने की कोशिश की। चिंतन करेंगे तो कुछ नया आप भी निकाल के लाएंगे और जो भी आपको समझ में आया उसको प्रैक्टिस में यूज कीजिए ताकि आपको उससे रिजल्ट निकल के आए। चलिए आज यही सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे।